हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने प्यारे चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। हम आज क्लास 11th की ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर 2 कर रहे हैं, जहाँ पे आज का एजेंडा है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी के केस को पढ़ने का। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक जैसा ही साउंड करता है। एक्चुअली ग्रेविटेशन वास्ट कॉन्सेप्ट है, सभी मासेस पे होल्ड करता है। उसे अगर अर्थ के केस में पढ़ने लग जाए तो हम उसे ग्रेविटी बोलने लग जाते हैं, यानी ग्रेविटी सबके लिए नहीं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है वो समझें। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइन करेंगे। जैसे हम डिफाइन करेंगे, एक ऐसा ना बना के ऐसा कुछ बना देना चाहिए। ये है कैपिटल एम, इसे हम बोल रहे हैं बेटा सोर्स मास। सोर्स मास का मतलब ये वो मास है जिस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पता करनी। यहां पर एक और मास है जिसे हम बोल रहे हैं स्मॉल एम, और स्मॉल एम को हम नाम दे रहे हैं बेटा टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब ये वो मास है जो दूसरे मास की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, हमने उसे मान लीजिए कि आर कह दिया। दोनों के सेंटर ऑफ मासेस के बीच का सेपरेशन आर है, ठीक। और फिर अब आपसे कहा जा रहा है कि जो टेस्ट मास है उस पर सोर्स की वजह से क्या फोर्स लगेगी। तो सोर्स की वजह से जो बेटा फोर्स लग रही है वो इस तरह की अट्रैक्शन की, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो आप कहेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स है। इसमें देखो गौर से क्या सीन है कि मैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम ऐसे दो हिस्सों में से तोड़ सकता हूं। दो हिस्सों में तोड़ने के बाद एक ये टुकड़ा सेपरेट है और ये टुकड़ा सेपरेट है। आपको अगर अच्छी तरह देखना हो तो समझ आएगा कि ये टुकड़ा स्पेस की सिमेट्री, डिस्टेंस, लोकेशन, पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा सोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। इसका टेस्ट से कोई लेन देन नहीं है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है फोर्स में, ये सिर्फ टेस्ट मास पे डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पे नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये पता लगा ले कि सोर्स मास अपने चारों तरफ ऐसा क्या क्रिएट कर रहा है कि बिना टच किए वो दूसरे किसी मास पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा दे रहा है। तो हम डिफाइन करते हैं कि जो सोर्स मास है वो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप कर ले रहा है, और फिर अगर उसमें उस फील्ड में, उस जोन में अगर कोई टेस्ट मास आ जाए, कोई दूसरा मास आ जाए, तो वो फील्ड अब उस टेस्ट मास पर फोर्स लगाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये वो मास है जो डिटेक्ट करने आया है कि फोर्स कहां कहां और कितनी लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को या ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐसा भी लिखा मिलेगा, एक ही बातें हैं दोनों। आई जी ई जी, और अर्थ के केस में इसे सिंपली जी लिख देते हैं। तो मैं इसे ई जी लिखकर चल रहा हूं। Eg is defined as gravitational force per unit mass, और ये किसका मास है बेटा? टेस्ट मास है। क्लियर है मेरी बात? ये टेस्ट मास है। ये है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। तुम तुरंत कहोगे Eg ड्यू टू कैपिटल एम, यानी जो सोर्स मास है, अगर कैपिटल एम को सोर्स माना है तो फिर हमें स्मॉल एम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दूसरे वाले पर फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो लिखोगे जी एम एम बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, कट गया। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगी वो आएगी जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूला में जो एम आ रहा है उसी की हम फील्ड निकालने जा रहे हैं। ये रहा हमारा सोर्स मास। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ क्लियर है। बात यह है कि आपने इसमें फील्ड पढ़ी तो फोर्स से पढ़ी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन होती है, तो फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन है। तो Eg इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन को फोर्स की डायरेक्शन ही मान लेते हैं। Eg की वही डायरेक्शन मान लीजिए, पैरेलल कर लीजिए जहां पे ग्रेविटेशनल टाइप की फोर्स लग रही है, वेक्टर में लिख लीजिए। इस तरह से ये रहा।
अब इसमें अगर कोई सवाल पूछे तुमसे तो देखो कैसे पूछ सकता है। कहेगा कि तुम्हारे पास इस तरह का एक ट्रायंगल है, इस तरह से, और ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर कुछ मास तुमने बैठा लिया, मान लो कि m, और यहां भी तुमने कुछ मास बैठा लिया, मान लो कि m। ये साइड बेटा a है और ये साइड बेटा a है, इसी तरह से ये साइड भी a है और ऐसे ये साइड भी बेटा a है। कुल मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये एक पॉइंट है जिसको हम P बोल रहे हैं। पूछा जा रहा है फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू बोथ द मासेस। दोनों मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी P पॉइंट पर, वो कैलकुलेट करना हमारा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ है। आओ देखो, सबसे पहले तो दिमाग में क्या सेटल करना है कि जो बेटा फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो P पॉइंट पर अगर कोई मास होता तो क्या उस पर ऐसे ऐसे दोनों की अट्रैक्शन फोर्सेस आती, और जहां दोनों की वजह से अट्रैक्शन फोर्स आती वहीं पर इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड्स भी होते। हम इसको Eg1 बोल देते हैं, इसको Eg2 बोल देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चा। Eg1 को देखिए आप क्या लिखा हुआ है। Eg1 का मतलब है G स्मॉल m ही मैंने दिया है, तो स्मॉल m डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी a हो गई। इसी तरह से देखो बेटा Eg2 क्या लिखोगे, तुम Eg2 को लिखोगे Gm अपॉन अगेन a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ की दूरी भी a ही है। और आपको ये दिख रहा है कि Eg1 की जो वैल्यू है वो Eg2 के बराबर है। ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड बराबर है, ऐसा मत सोचिए कि इनके डायरेक्शन सेम है, वेक्टर्स बराबर नहीं, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो आपके पास ये 60 डिग्री का एंगल मिला। और अगर आप E नेट निकालना चाहें, Eg नेट, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2EE cos 60। कोई बच्चा इस बात पे सवाल करेगा Eg1 Eg2 लिखना चाहिए था, दोनों बराबर हैं, उसको EE ही लिख लिया है। तो आप देखें इधर क्या आएगा, तो आपको दिखाई देगा ये E स्क्वायर तो बन गया बेटा 2E स्क्वायर, प्लस यहां भी 2E स्क्वायर है, और ये बन गया बेटा cos 60। cos 60 को अगर तुम्हें वैल्यू याद हो तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इस 2 से ये ऊपर वाला 2 कट सकता है, तो ये सीधा cos 60 से कट गया। हमारे पास आंसर, अंदर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर यानी कि 3E स्क्वायर। तो हमारे पास जो Eg नेट बच रही है बेटा वो बच रही है √3E। और अगर तुम E की वैल्यू देखो तो वो हम निकाल चुके हैं, वो उधर लिखी हुई है हम लोगों ने Gm अपॉन a स्क्वायर। ये बेटा Eg नेट तुम्हारे लिए हो गई। इस प्रकार से तुम नेट ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर तुमसे पूछे तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो। आसान है, सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। चलो, ग्रेविटी का मतलब इसी ग्रेविटेशन को, जैसे तुम ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन का फिनोमेना पढ़ रहे हो, ये अर्थ के केस में पढ़ने लग जाओगे तो कहोगे ग्रेविटी पढ़ रहे हो। तो ग्रेविटी सेलेस्टियल बॉडीज के रिस्पेक्ट में, और हम स्पेशली अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे। अर्थ कोई परफेक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है, लेकिन हम उसे फिर भी अप्रोक्सीमेटली स्फीयर ही मानकर चलते हैं। इस प्रकार से इसका डायमीटर है, डायमीटर पर कोई ना कोई इसका बेटे सेंटर है। हम इसकी रेडियस को RE बोल रहे हैं और इसके मास को ME बोल रहे हैं। और ये भी आपको बता रहे हैं बेटा कि जो अर्थ है वो लगभग परफेक्ट स्फीयर है, लेकिन वो है नहीं। सॉलिड मटेरियल हर जगह सॉलिड भरा हुआ है, और ये जो स्फीयर बना हुआ है इसे हम अर्थ नाम दे रहे हैं। इस प्रकार से रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में अगर विचार किया जाए तो 6400 किलोमीटर्स इसका रेडियस है। इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की जगह 3 जीरो और लगा देंगे, और उसको किलोमीटर की जगह किसमें कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मास ऑफ अर्थ को अगर हम देखें तो ये 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स अर्थ का मास होता है। ये कोई लल्लू मास नहीं है और ये कोई लल्लू रेडियस भी नहीं है। 6400 किलोमीटर की रेडियस है,
यानी अगर आप अर्थ के सरफेस से 10-20 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर ऊपर भी चले जाएं तो रेडियस के कंपैरिजन में इग्नोरेबल डिस्टेंस है। और अगर इग्नोरेबल डिस्टेंस है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा चेंजेस ग्रेविटी वगैरह में नहीं आने वाले। फिलहाल अगर कोई बच्चा यहाँ खड़ा है तो धरती माता इसे अट्रैक्ट करेंगी, कोई बच्चा यहाँ खड़ा है तो धरती माता इसे अट्रैक्ट करेंगी, कोई बच्चा यहाँ खड़ा है तो धरती माता इससे अट्रैक्ट करेंगी, कोई यहाँ खड़ा है तो धरती माता इससे अट्रैक्ट करेंगी, कोई यहाँ खड़ा है तो भी धरती माता इससे अट्रैक्ट करेंगी। कहाँ कहाँ अट्रैक्शन होगा वो समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि फोर्स जो है ग्रेविटेशन की वो हमेशा सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास लगा करती है। तो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास की ओर अट्रैक्टिव फोर्स, सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे जैसे मैं एरो दिखा रहा हूँ तो आपको ये दिखाई देगा कि नीचे वाला आदमी नीचे क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे ऊपर खींचा जा रहा है। तो नीचे का मतलब होता है अर्थ की तरफ और ऊपर का मतलब होता है अर्थ से दूर। अगर मैं इसमें कभी तुम्हें कहूँ कि होराइजन नाम की कोई चीज, तो होराइजन क्या होता है समझना, जिस जगह पे आप खड़े हो उस सरफेस पे उस जगह पर जो टेंजेंट बना दिया जाएगा वो टेंजेंट कहलाएगा बेटा होराइजन। ठीक, अब इस होराइजन पे अगर मैं जानबूझकर किसी प्रकार का कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं ऐसे, तो ये कहलाएगी बेटा वर्टिकल लाइन। क्या कहलाएगी? वर्टिकल लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन में खास बात क्या है, बहुत गौर से देखना कि जो ऊपर की डायरेक्शन है बेटे ये वर्टिकल अपवर्ड्स है और अर्थ के सेंटर की तरफ जो लोकेशन है ये डाउनवर्ड्स है। वर्टिकल अपवर्ड, अब ध्यान देना यहां पर वर्टिकल अपवर्ड ये है और वर्टिकल डाउनवर्ड ये है। सेंटर की तरफ डाउनवर्ड है और सेंटर से अवे अपवर्ड है। ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। ठीक है, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। इस तरह से आप वर्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकल अपवर्ड के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप अर्थ की सरफेस पे हैं, at the surface of अर्थ। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पर हैं या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब इग्नोरेबल डिस्टेंस पे, तो क्या होगा गौर से देखिए। होगा कुछ खास नहीं, सुंदर तरीके की बातें करेंगे। हम लोग कहेंगे कि हम पर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, तो कहोगे हाँ लग रही है। हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ मास हमारा कितनी दूर पर है, तो तुम कहोगे रेडियस के बराबर। और कोई बच्चा कहेगा जमीन पे खड़े जरूरी है क्या, हम तो छत पे खड़े। अब छत 100 मीटर 200 मीटर 6400 किलोमीटर में जोड़ो हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब है अर्थ की सरफेस के बहुत करीब, आसपास। ठीक, तो इसका मतलब ये कि जो हम पर फोर्स लग रही है वो है जी, धरती माता का मास, हमारा मास अपॉन आर ई स्क्वायर, क्योंकि हम जिस हाइट पे खड़े हैं वो इग्नोरेबल है। यहां पर तुमको एक चीज दिखाई देगी कि अगर मैं इस m को उठाकर इसके नीचे ले जाऊं तो ये बन जाएगा बेटा f अपॉन m और इसे बोला जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्योंकि हमने फोर्स को अपने मास से डिवाइड किया है तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम इसे नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम देंगे बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान दें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप पाएंगे इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही आगे चल के समाज में स्मॉल जी नाम दे दिया जाएगा और इसकी वैल्यू बन जाएगी जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ मैंने अर्थ का रेडियस लिखा है और ये वैल्यू तभी वैलिड होगी जब हम अर्थ के सरफेस के बहुत करीब होंगे। कैपिटल जी 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ मैंने लिख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ मैंने लिख दिया, मीटर्स में कन्वर्ट करके डालेंगे। सारी स्टैटिक वैल्यूज हैं, ये सॉल्व होके एक रिजिड आंसर देने वाला है हमेशा। तो सरफेस पर जो जी की वैल्यू है उसका सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद करना चाहिए। आगे इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला रामबाण की तरह काम आने वाला है। हर कठिन फॉर्मूले को हम इस स्मॉल जी के टर्म में लिखने की आदत डालेंगे और फिर जब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो सरफेस वाला जो बेटा जी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू में। तो हमारे पास सरफेस का ग्रेविटी का आंसर आ गया। हम इसे ही ग्रेविटी बोलने लग जाते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
को हम कह सकते हैं कि ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई बच्चा कहेगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या एक ही बातें हो सकती हैं? जवाब है हाँ, एक ही बातें हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या बनाया था? फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स अपॉन मास इज नथिंग बट फील्ड। तो जिसे हम Eg बोला करते थे उसे हम अब G बोलने लगे हैं। यही बात हमने अभी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाई थी। ये रहा कि जब हम Ig बोलते हैं, Eg बोलते हैं, सिंपली अर्थ के केस में G बोलने लग जाते हैं, फोर्स अपॉन मास। तो हमने फोर्स अपॉन मास हमने अपने मास से डिवाइड किया है बेटा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो मास बचा रह गया है वो अर्थ की फील्ड के बारे में बता रहा है, जिसका मास है उसकी फील्ड के बारे में बता रहा है। यानी ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ड्यू टू अर्थ है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा अपना ग्रेविटेशनल फील्ड, वैल्यू आपको बता दी, फॉर्मूला आपको बता दिया, काम खत्म, पैसा हो जाए, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बोली जाती है चेंज इन स्मॉल जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कैसे चेंज आता है? 4 मोटे कारण हम लोगों को पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। हाइट की वजह से वेरिएशन, डेप्थ की वजह से वेरिएशन, शेप ऑफ अर्थ की वजह से वेरिएशन और अर्थ के रोटेशन की वजह से वेरिएशन। शुरुआत करेंगे हाइट की वजह से वेरिएशन जो आते हैं उनसे। ड्यू टू हाइट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आप धरती माता पर अभी नहीं है, आपके पर निकल आए हैं, आप उड़ने लग गए हैं। कहां तक उड़ेंगे? जहां हमारा मन करेगा। मान लीजिए हम आज की तारीख में यहाँ पर है, और यहाँ पर होने का क्या मतलब है वो समझना कि बेटा ये रहा आपका अर्थ का रेडियस, जिसे आप RE बोलते हो। फर्दर इसके ऊपर आप यहाँ से यहाँ चले गए और आपने इसे नाम दिया H। तो अब आपकी और अर्थ की रेडियस कितनी हो गई? आपकी और अर्थ की बीच की दूरी हो गई RE प्लस H। तो ऐसे समय पे जो G प्राइम आएगा वो G प्राइम लिखा जाएगा G धरती माता का मास अपॉन RE प्लस H, और अब इस टोटल डिस्टेंस का होल स्क्वायर ये लिखा जाएगा। ये G प्राइम किसी हाइट H पर, G प्राइम इज नथिंग बट G एज अ फंक्शन ऑफ H, किसी हाइट H पर ग्रेविटी। तो हम क्या कर रहे हैं? G इक्वल टू G ME, इस पूरी कहानी को ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम ले जाते हैं ऊपर RE प्लस H, या नीचे लिख लेते हैं पहले, उसके बाद एक स्पेशल करके आपको पढ़ाते हैं। RE प्लस H का होल स्क्वायर, यही था। इसमें क्या करना है, आप कोशिश करिए कि इसमें से RE स्क्वायर बाहर आ जाए। कॉमन लेंगे तो बचेगा बेटा 1 प्लस H बाई RE, इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो सीन, इसमें अगर मैं कहूं कि GME अपॉन RE स्क्वायर था क्या, तुम तो कहोगे तो G सरफेस पर हुआ करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको बहुत गौर से देख लें तो अभी आपको इस बात की बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ जाएगी कि ये जो चीज है ये जो चीज है ये जो चीज है, ये तो स्मॉल g एट सरफेस लिखी हुई है, g एट सरफेस में बोल देता हूं, ये सरफेस पर g है। तो कॉमन सेंस है कि जो मेरा g प्राइम है, h हाइट पर g है, वो बन गया है g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला बन गया है, आप इसे यहाँ डाल करके रख सकते हैं। परंतु इसमें एक स्पेशल केस है जिसके साथ हमें आंसर रिपोर्ट करना होता है एग्जाम में। हम कहते हैं अगर ऐसा हो जाए कि h बहुत छोटा हो जाए RE से, हम 5 किलोमीटर ऊपर गए, सिर्फ पहाड़ पे चल रहे हैं, आसमान में नहीं उड़ रहे हैं, हम सिर्फ पहाड़ पर उड़ रहे हैं, तो फिर 5-6 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के आगे तो बहुत छोटा नंबर है, आपके पास 6500 रुपीज है, 5 रुपए का सिक्का गिरेगा, रोगे थोड़ी, वो इग्नोरेबल है उसके आगे। ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे समय में हम लिखते हैं G, इसको बेटा ऊपर ले जाओ तो आप लिखोगे 1 प्लस H अपॉन RE की होल पावर -2, और फिर आप देखते हो और कहते हो कि सिंस H इज वेरी 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 स्मॉलर देन RE, तो फिर आपको पता चलेगा कि जो H बाई RE है वो बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। और फिर आप जानते हैं कि 1 प्लस x की पावर n जो होता है वो 1 प्लस nx होता है, जब भी कभी आप ये इंश्योर करते हैं कि x बहुत छोटा होता है 1 से। ये इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। जब भी कभी
x बहुत छोटा होगा 1 से, तो 1 प्लस एक्स की पावर n जो है 1 प्लस एन एक्स बनेगी। वही चीज यहाँ दिखाई दे रही है 1 प्लस एक्स, ये h बाई आर x है, पर x तो 1 से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन दोबारा लगेगा। हम लिखेंगे g प्राइम इक्वल टू g एट सरफेस, पूरा लिखना बहुत जरूरी है, लिख दीजिए तो समझ आता रहता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2h बाई आर ई, जो पावर है वो अपने साइन के साथ नीचे आएगी। तो ये फॉर्मूला है। पुराना फॉर्मूला जो उधर लिखा था वो किसी अप्रोक्सीमेशन के साथ नहीं है, फिलहाल जो फॉर्मूला लिखा है ये अप्रोक्सीमेशन के साथ है, पर जो फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन के साथ है वही फॉर्मूला हमारे डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वही फॉर्मूला किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन के तौर पे ये सारा बहुत डिटेल में पूछा जाता है, एग्जाम में जरूर आता है, तो आप जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा अगर इस तरह लिखाएंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, आपको सारी बातें मेंशन करनी पड़ेंगी। सरल है, आसान है, 2 लाइन का है, हो जाएगा। आप देखें एक बात और, कि आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है ग्रेविटी घटती जा रही है। फॉर्मूले में आप देखें हाइट के बढ़ने से ग्रेविटी का घटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगला देखिए, ड्यू टू डेप्थ क्या वेरिएशन। डेप्थ का वेरिएशन ना बड़ा खतरनाक है। हमारे पास अर्थ है और हम अर्थ में टनल करके चले गए अंदर। सबसे पहले तो डायमीटर बना लें, अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ लेते हैं। ये रहा अर्थ का सेंटर, ये रही उसकी रेडियस आर ई। हम डिग करके यहाँ से कुछ यहाँ पर आकर खड़े हो गए, और कितना डिग करके आए हैं तो हम मान लेते हैं कि हम h डिग करके आए। तो सेंटर से आज की तारीख में दूरी है तो हम कहेंगे आर ई माइनस एच दूरी है उनसे। तो आपको एक छोटी सी फैक्ट वाली बात बताता हूँ कि अगर आप किसी स्फीयर के अंदर आ जाएं, एक स्फीयर के अंदर आ जाएं, तो जितनी भी फील्ड फोर्सेस हैं वो जितना हमारे स्फीयर के अंदर, छोटा वाला स्फीयर मैंने बनाया है, सेंटर को सेंटर मान के अब जा खड़े वहां पर एक स्फीयर बना दिया गया। तो ये जो अंदर का मास है, अंदर का मास का मतलब ये जो मास है, ये मास तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो बाहर के शेल का मास है ये इसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसको शेल थ्योरम बोलते हैं। 12th क्लास में गॉस लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है। आइडेंटिकल लॉ है, 12वीं में सीखेंगे। फिलहाल याद रखना है कि जब भी कभी हम डिग करके अंदर जाएंगे तो जहां खड़े हैं वो पेरीफेरी का पॉइंट होगा, अर्थ का सेंटर सेंटर होगा। ऐसा जो स्फीयर बनेगा उसके अंदर का मास हमें अट्रैक्ट करेगा, बाहर का अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी इस बार जो g प्राइम है वो अल्टीमेटली GME अपॉन RE माइनस h का होल स्क्वायर नहीं है, ये ME प्राइम हो गया है। ये ME प्राइम का मतलब क्या है यार? टोटल मास ऑफ अर्थ क्या इसे अट्रैक्ट करने में सक्षम है? तो जवाब है नहीं, टोटल मास ऑफ अर्थ इसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसे तो सिर्फ अंदर का हिस्सा अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो इफेक्टिव मास हमने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे बेटा? G प्राइम इक्वल टू G, उसके बाद मास ऑफ अर्थ हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया अर्थ का, और ये हो गई अर्थ की डेंसिटी। ठीक है ना, दिमाग में रखना। अच्छा, वॉल्यूम हमें कितने का लिखना है? वॉल्यूम हमें सिर्फ उतने का लिखना है जितना पोर्शन का मास हमें अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उतने का ही मास लिखना है। तो हम लिख रहे होंगे 4/3 RE माइनस h का होल क्यूब, क्योंकि RE का क्यूब लिखेंगे तो टोटल अर्थ का मास आ जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पे RE माइनस h का होल क्यूब लिखेंगे। फिलहाल जो नीचे RE माइनस h का होल स्क्वायर उसे ऐसा ही रहने दो, बस चुपचाप से इसे डिवाइड कर दो। तो जो तुम्हारे पास G प्राइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3 पाई, फिर G, फिर रो, और फिर RE माइनस h। ये बन गया अपना फॉर्मूला। यही फॉर्मूला इसको और मॉडिफाई नहीं करना है, बिना अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूला है, हर पॉइंट पे काम करेगा। शेल थ्योरम कहां से आ रही है? 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगी, अभी हमारा काम नहीं है, वो पढ़ा भी नहीं रहा। एक इसमें जो असम्पशन है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। असम्पशन ये है कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है उसे हमने कांस्टेंट लिया है, वरना कोर की डेंसिटी अलग, मेंटल की अलग, और क्रेस्ट की डेंसिटी अलग है। तो अर्थ के अलग अलग पोर्शंस की डेंसिटीज अलग अलग है, लेकिन फिलहाल इस प्रॉब्लम के अंदर हम अर्थ की डेंसिटी को लगभग कांस्टेंट मान के चलते हैं। कारण है कि डिग करके क्या मेंटल तक चले जाओगे? जवाब है नहीं, इस वजह से हम इसको कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो दिमाग में रखनी है, वो क्या है कि यहाँ पर अगर h की वैल्यू RE के बिल्कुल बराबर आ गई, यानी डिग करते 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 हम सेंटर पर ही आ गए, तो h की वैल्यू RE के बराबर हो जाएगी। और अगर इसी चीज को इस इक्वेशन में देखो तो तुम्हें G प्राइम की वैल्यू बेटा RE माइनस RE 0 दिखाई देगी, यानी अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कोलैप्स हो जाती है।
तुम यहां पे लिख दोगे एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी बिकम्स जीरो। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी जो है बेटा वो जीरो हो जाती है, ये दिमाग में रखना है। दो चीजें आज हमने पढ़ी, पहली कि सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी जीरो हो रही है, डेप्थ के साथ कैसा वेरिएशन है, और पहली पढ़ी कि हाइट के साथ कैसा वेरिएशन है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है उसका एक प्रॉब्लम किया हमने। एक और चीज है जो शुरुआत में बता देते हैं, ड्यू टू शेप का भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। हालांकि मुझे इस पे बहुत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं स्टिल कुछ ना कुछ बोलने की इच्छा रखता हूँ। आप देखें क्या है, अर्थ को हम परफेक्ट स्फीयर मान के चलते हैं, लेकिन अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं, कुछ ऐसी होती है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको जियोड बोलते हैं शेप को। तो जियोड शेप की है हमारी अर्थ, यानी कि ये जो रेडियस हम देख रहे हैं, ये रेडियस हम देख रहे हैं इक्वेटर पर, आर इक्वेटर, और यही रेडियस जो हम देख रहे हैं बेटा पोल्स पर, आर पोल्स। तो इक्वेटर की जो रेडियस है बेटा वो बड़ी होती है, और पोल्स की जो रेडियस है बेटा वो छोटी होती है। तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है वो बल्ज्ड आउट है, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर बल्ज्ड आउट है। लेकिन अगर आप पोल पर देखें तो फ्लैटर है पोल पर, फ्लैटर एट पोल्स, जिसके रेडियस के चेंज होने की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं रहती, ग्रेविटी की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं रहती। और दूसरी बात यह है कि कोई बच्चा इस बात का सवाल जरूर कर सकता है कि सर क्या कारण है अर्थ के जियोड शेप होने का, बल्ज आउट होने का। तो कारण यह है कि अर्थ अपने एक्सिस पर किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है बेटा। तो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन आप पाएंगे कि सूडो फोर्स लग रही है, और ये सूडो फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन जो लग रही है उसकी वजह से सारा मास बाहर की तरफ धक्का खाते खाते इक्वेटर्स पे बल्ज्ड आउट हो गया है। और क्योंकि मास सॉलिड का कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है उसे कांस्टेंट रखना ही है, तो ये दब गया है। दबने के बाद आप पाएंगे कि पोल्स पर फ्लैटर हो गया है, इस वजह से पोल्स पर ग्रेविटी अलग और इक्वेटर पर अलग होती है। मैं आपको फिर बता दूं कि पोल्स की जो बेटा ग्रेविटी है वो ज्यादा है, और जो इक्वेटर की बेटा जो ग्रेविटी है वो कम है। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखें। पोल्स और इक्वेटर में कुछ ऐसा संबंध है, पोल्स की अलग, बच्चे इक्वेटर की अलग, पोल्स की ज्यादा इक्वेटर की कम। 4 फैक्टर्स मैंने आपको 3 पढ़ा दिए। एक बच रहा है अर्थ के रोटेशन का फैक्टर। अर्थ के रोटेशन का फैक्टर पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाएंगे सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, और सैटेलाइट की वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप एनर्जी, इस तरह के कॉन्सेप्ट डिटेल में। लेकिन आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करने की बारी आ गई है, इससे ज्यादा इसे खींचना अच्छी बात नहीं है। रोटेशन के बाद हम लोग काफी सारे एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करेंगे। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। मैं यहाँ पे लेक्चर को रोक रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं खींचने वाला नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास एक स्लाइड और थी, चौथा मुझे कंटेंट कराना था जिसे हम चेंज इन जी ड्यू टू रोटेशन बोल रहे हैं। मैं रोक रहा हूँ उसको, कि काफी सारा काम हो गया है। इस आधे घंटे को आज डाइजेस्ट करिए, अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो बहुत सारा काम फिर से करना है। 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर लेंगे और इसमें हम ग्रेविटेशन को थरली खत्म करेंगे, इन डिटेल खत्म करेंगे। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कठिन कुछ लगेगा ही नहीं अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो। और एक बात और, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपके पेपर में आएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में ग्रेविटेशन के और ग्रेविटी के इफेक्ट्स के साथ, या किस फैक्टर्स को डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी के और वर्क डन के कुछ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट और एस्केप एनर्जी के साथ। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।